Hello friends, welcome to another video of the chapter photosynthesis. This is the second part in which we are going to cover mechanism of photosynthesis, light phase, dark phase, polymerization, factors affecting photosynthesis, carbon cycle, and lastly experiment on photosynthesis. Okay, so let's start. First of all, mechanism of photosynthesis. As we have already studied in the previous video about the photosynthesis, क्या होता है आपका photosynthesis, what is the definition of photosynthesis, उसके raw materials कौन कौन से होते हैं, and about their reactions, ठीक है, किस तरीके से photosynthesis का reaction होता है. Now we are going to see what is the mechanism, what is the process for photosynthesis का actual process होता कैसे, ठीक है. The process of photosynthesis completed in 2 phases. जो आपका photosynthesis का process होता है वो 2 phase में complete होता है, आप कह सकते हैं 2 step में complete होता है. The first phase is called as light phase and the second phase is called as dark phase. First phase को हम क्या कहते हैं, light phase कहते हैं, यानी कि इसमें आपको लाइट की रिक्वायरमेंट होती है. जब आपका पहला पार्ट फोटोसिंथेसिस का होना होता है तब इस पार्ट में आपको लाइट की रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए इसको हम लाइट फेज कहते हैं, ठीक है. इसे हम हिल्स रिएक्शन भी कहते हैं क्योंकि सर हिल ने इसे सबसे पहले लाइट फेज के बारे में सबसे पहले जो सर हिल थे उन्होंने सबसे पहले इसके बारे में बताया था, इसीलिए क्योंकि उन्हीं के अकॉर्डिंग इनका नाम दे दिया गया हिल्स रिएक्शन, ठीक है. और फोटोकेमिकल फेज भी इसे कहते हैं क्योंकि फोटो मीन्स लाइट होता है एंड केमिकल मीन्स सर्टेन केमिकल्स यूज हो करके तो इसमें इस फेज को कंप्लीट करते हैं. सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज फोटोकेमिकल फेज, ठीक है ना. डार्क फेज जो होता है वो एक्चुअली डार्क में अंधेरे में नहीं होता. इसमें क्या होता है कि इसे करते समय में लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है ना. इसमें किसी लाइट की या हीट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए इसको डार्क फेज कहते हैं. इसे सबसे पहले ब्लैकमैन ने बताया था, इसलिए इस रिएक्शन का नाम भी ब्लैकमैन्स रिएक्शन हो गया. इसे हम कैल्विन साइकिल भी कहते हैं. कैल्विन साइकिल इसलिए कहते हैं क्योंकि कैल्विन ने इसे सबसे पहले इसके जो प्रोसेस को एक्सप्लेन किया था कैल्विन ने, इसलिए हम इसे कैल्विन साइकिल भी कहते हैं. ओके, सो एक एक करके हम दोनों फेजेस को स्टडी करेंगे. द फर्स्ट फेज इज लाइट फेज. लाइट फेज जो होता है वो आपका 4 इजी स्टेप्स में डिवाइडेड होता है, 4 स्टेप्स में कंप्लीट होता है. सो दिस इज द फोटोकेमिकल फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस. ये आपका फोटोकेमिकल फेज होता है फोटोसिंथेसिस का. इट टेक्स प्लेस इन थैलाकोइड्स. कहाँ होता है ये? थैलाकोइड्स में होता है. आपको स्ट्रक्चर याद होगा क्लोरोप्लास्ट का कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर में कॉइन्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं थैलाकोइड्स, ठीक है. तो थैलाकोइड्स के अंदर में आपका क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है. सिंस लाइट प्लेज अ की रोल इन दिस रिएक्शन इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, क्योंकि लाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस रिएक्शन में, इसलिए इसे लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन या लाइट फेज कहते हैं, ठीक है. तो ये इस पूरे प्रोसेस में 4 मेन स्टेप्स होते हैं. पहला स्टेप होता है एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल. सबसे पहले क्या होता है, क्लोरोफिल को एक्साइट किया जाता है, एक्टिवेट किया जाता है. तो इसमें क्या होता है, जैसे ही स्टोमेटास के डोर ओपन होते हैं, जैसे स्टोमेटा ओपन होता है तो उसमें क्या होता है कि आपका जैसे स्टोमेटा ओपन हुआ तो लाइट जो होती है सन की जो लाइट होती है वो डायरेक्ट क्लोरोप्लास्ट तक पहुंचती है, ठीक है ना. क्लोरोप्लास्ट तक जैसे ही पहुंचेगी तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर में ग्रेनास प्रेजेंट है या आप कह सकते हैं थैलाकोइड्स प्रेजेंट है जिनके अंदर में क्लोरोफिल होता है, ठीक है ना. आई विल शो यू. सी दिस इज़ योर क्लोरोप्लास्ट. इसके अंदर में ग्रेनास होते हैं, ठीक है ना. जैसे ही लाइट आती है एक ग्रेनास में क्या होता है, थैलाकोइड्स में क्या होता है, अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं. जैसे ही लाइट के कांटेक्ट में छोटे छोटे जो क्लोरोफिल होते हैं थैलाकोइड के अंदर में, जैसे इन पर लाइट पड़ती है तो दे बिकम एक्टिव. ये क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है. तो ये क्या करते हैं कि लाइट को एब्जॉर्ब करके, ये क्लोरोफिल जैसे ही लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं दे बिकम एक्साइटेड, वो एक्साइट हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं. तो दिस स्टेप ये क्या होता है आपका एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल. फर्स्ट स्टेप यहाँ पे खत्म हो गया. देन सेकंड स्टेप में क्या होता है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर. सेकंड स्टेप में क्या होता है, जैसे ही क्लोरोफिल पे लाइट पड़ती है और वो एक्टिव होते हैं तो वो क्लोरोफिल लाइट की हेल्प से जो ऑलरेडी आपके क्लोरोप्लास्ट के अंदर में जो वाटर के मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी प्रेजेंट है उनको क्या करते हैं, वो ब्रेक कर देते हैं. वो ब्रेक कर देते हैं. क्लोरोफिल लाइट की हेल्प से ऑलरेडी जितना भी थैलाकोइड के अंदर में जितना भी ग्रेना के अंदर में वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं उसको ब्रेक कर देते हैं, यानी हाइड्रोजन को अलग और ऑक्सीजन को
अलग कर देते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज फोटोलिसिस ऑफ वाटर। फोटो मीन्स लाइट, लिसिस मीन्स ब्रेकिंग। तो लाइट की हेल्प से वाटर के मॉलिक्यूल को ब्रेक करने के प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोलिसिस ऑफ वाटर। से रिएक्शन नीचे दिया हुआ है कि 2H2O आपके जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड एनर्जी, लाइट और एनर्जी के प्रेजेंस में वो ब्रेक हो जाते हैं हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है ना, वाटर के मॉलिक्यूल कैसे ब्रेक हो जाते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और हमें इलेक्ट्रॉन्स भी मिलते हैं। ठीक है ना, हमें क्या मिल रहा है, इलेक्ट्रॉन्स भी साथ में मिलते हैं। ठीक है, नाउ दिस इज कॉल्ड एज फोटोलिसिस ऑफ वाटर, सेकेंड स्टेप भी हो गया। आफ्टर दैट द थर्ड स्टेप इज कॉल्ड एज फोटोफॉस्फोराइलेशन। ये क्या होता है, आपका थर्ड स्टेप होता है फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है ना, इसमें क्या होता है, ADP जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है ATP में। सॉरी, दिस इज नॉट AAP, इट इज ATP। ठीक है ना, ये क्या कन्वर्ट होता है, ATP में। ADP का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन डाईफॉस्फेट। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसिन डाईफॉस्फेट। ठीक है, अब जो हमें सेकेंड स्टेप में यानी फोटोलिसिस वाटर में जो हमें इलेक्ट्रॉन मिला था, उसमें से हम इलेक्ट्रॉन, हमें क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन को लेकर के यहाँ से हम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन को ले लेंगे, एक इलेक्ट्रॉन को हम लेंगे और ADP पे आकर के मिला देंगे। ADP जो होता है वो ऑलरेडी सेल्स के पास में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो वो ऑलरेडी वहाँ पे प्रेजेंट है उस जगह पे। तो ADP ने क्या किया, अपने साथ में एक इलेक्ट्रॉन को, जो कि सेकेंड स्टेप में फोटोलिसिस ऑफ वाटर से मिला था, उस एक इलेक्ट्रॉन को ले लिया। ठीक है, उसके साथ रिएक्ट किया और क्या बना दिया, ATP। क्या बना दिया, ATP यानी एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। पहले डाई था, अब जैसे एक इलेक्ट्रॉन और मिल गया तो वो ट्राई हो गया। ठीक है ना, 2 था, पहले 2 मॉलिक्यूल्स थे एडेनोसिन के, अब उसके साथ में एक मॉलिक्यूल और मिल गया, एक इलेक्ट्रॉन और मिल गया, तो वो क्या हो गया, आपके ट्राईफॉस्फेट हो गया। फॉस्फेट का क्या हो गया, 3 पार्ट हो गए। ठीक है ना, तो एडिनोसिन डाईफॉस्फेट को एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट में ATP में कन्वर्ट करने को हम क्या कहते हैं, फोटोफॉस्फोराइलेशन। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। ठीक है, तो हमारा पहले क्या हुआ, सबसे पहले फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ। फर्स्ट स्टेप में क्लोरोफिल पे लाइट पड़ी, जैसे ही उन्होंने लाइट एब्जॉर्ब की वो एक्टिवेट हो गया। एक्टिवेट होने के बाद में वो लाइट के साथ मिल करके वाटर के मॉलिक्यूल्स को ब्रेक कर देते हैं, हाइड्रोजन अलग, ऑक्सीजन अलग और इलेक्ट्रॉन्स देते हैं। ठीक है ना, अच्छा, अब इसमें जो हमें ऑक्सीजन मिल रही थी, ये जो हमें ऑक्सीजन मिल रही थी सेकेंड स्टेप में, वो क्या होती है, वो लिबरेट हो जाती है। ऑक्सीजन क्या हो जाती है, लिबरेट हो जाती है, यानी आपके जो ये स्टोमेटा हैं, स्टोमेटा के बाहर निकलने लग जाती है। यानी हमें बाहर की तरफ में प्लांट्स क्या करते हैं, उस ऑक्सीजन को बाहर निकाल देते हैं, अपने पास से ही हटा देते हैं। उनके पास में अब सिर्फ 2 चीज़ बची, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन। अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन उन्होंने क्या किया, चेंज कर लिया थर्ड स्टेप में फोटोफॉस्फोराइलेशन से ADP से ATP में कन्वर्ट होने के लिए। ठीक है, अब उनके पास में 2 चीज़ अभी बच रही है, हाइड्रोजन बच रही है और इलेक्ट्रॉन्स बच रहे हैं। ठीक है ना, तो फोर्थ स्टेप में क्या होता है, रिडक्शन ऑफ NADP टू NADPH। इसको हम इसमें क्या होता है, NADP ऑलरेडी प्लांट के पास में प्रेजेंट है, उसमें उन्होंने फिर से कुछ इलेक्ट्रॉन्स को मिला लिया। फिर से क्या किया उन्होंने, कुछ इलेक्ट्रॉन्स को मिला लिया। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स जो जितने बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स थे वो भी ले लिए, प्लस जो हाइड्रोजन उनके पास बचा हुआ था, हाइड्रोजन अभी भी बचा हुआ है ना उनके पास में, वो हाइड्रोजन भी ले लिया। इसके बाद क्या करता है, NADP में जैसे ही H का मॉलिक्यूल ऐड होगा, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ऐड होगा, तो ये क्या बना देगा, NADPH। NADPH जो होता है वो रिड्यूस्ड फॉर्म होता है NADP का। NADP का क्या होता है, रिड्यूस्ड फॉर्म होता है। कैसे रिड्यूस्ड हो जाता है, NADP में H का मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल जाकर के ऐड हो जाता है। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल कहाँ से आता है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर से। ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ। लाइट फेज में क्या होता है, एक्चुअल में जैसे ही गार्ड सेल्स आपके ओपन होते हैं, वहाँ जो सनलाइट होती है वो आपकी क्लोरोप्लास्ट तक जाती है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर में थैलाकॉइड्स प्रेजेंट हैं, थैलाकॉइड्स के अंदर में क्लोरोफिल प्रेजेंट है। वो लाइट क्लोरोफिल तक पहुँचती है, क्लोरोफिल एक्टिव हो जाते हैं और वो क्या करते हैं, वो और लाइट दोनों मिल करके वाटर के मॉलिक्यूल्स को ब्रेक कर देते हैं। हाइड्रोजन अलग, ऑक्सीजन अलग। ऑक्सीजन जो होता है वहाँ से उड़ जाता है, उसको मौका मिल गया, वो वहाँ से भाग लेता है, उड़ जाता है, बाहर एटमॉस्फेयर में आ जाता है। अब क्या हुआ, अब सिर्फ थैलाकॉइड्स के अंदर में 2 चीज़ें बची, हाइड्रोजन और सम इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, थर्ड स्टेप में क्या होता है, उनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के ADP जो ऑलरेडी उनके पास प्रेजेंट है
वो इलेक्ट्रॉन्स के साथ मिल करके क्या बना देते हैं, ATP बना देते हैं, ठीक है ना। देन आफ्टर दैट क्या होता है, जो हाइड्रोजन, अब इलेक्ट्रॉन यूज़ हो गया, थोड़ा इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है और हाइड्रोजन बचा हुआ है, दोनों चीज़ों को लेकर के NADPH में चेंज हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक आपका कहलाता है लाइट फेज़। यहाँ तक लाइट की ज़रूरत पड़ रही थी और ये पूरा का पूरा लाइट फेज़ हो गया। तो हमें अब रिज़ल्ट में क्या मिल गया है, दो चीज़ मिली है, एक तो ATP मिला है, हमें दो चीज़ मिली है रिज़ल्ट में, हमें एक तो ATP मिला है थर्ड स्टेप से, और फोर्थ स्टेप से हमें क्या मिला है, NADPH। ये दो चीज़ हमें मिल गई है, ठीक है ना। अब ये दोनों चीज़ों को हम नेक्स्ट फेज़ में नेक्स्ट फेज़ तक पहुंचाएंगे। तो नेक्स्ट फेज़ होता है आपका डार्क फेज़। जैसे ही लाइट फेज़ खत्म होता है, डार्क फेज़ स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। डार्क फेज़ में क्या होता है, इट इज़ द बायोसिंथेटिक फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस विच अकर्स इन स्टोमेटा। सॉरी, दिस इज द रॉन्ग स्पेलिंग, स्टोमेटा, स्ट्रोमा, STROMA, स्ट्रोमा, ये रॉन्ग स्पेलिंग है, ठीक है। तो डार्क रिएक्शन क्या होता है, इट इज़ द बायोसिंथेटिक फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस विच अकर्स इन स्ट्रोमा। अब वो आपका जो लाइट रिएक्शन है वो थैलाकॉइड्स के अंदर में हो रहा है। दिस वाज योर डायग्राम ऑफ क्लोरोप्लास्ट। इसके अंदर में थैलाकॉइड्स थे, थैलाकॉइड्स के अंदर में क्लोरोप्लास्ट था। क्लोरोप्लास्ट में जैसे लाइट पड़ रही थी, वो एक्टिव हो रहे थे, वो सारा का सारा प्रोसेस लाइट रिएक्शन इसके अंदर हो रहा था, ठीक है। अब क्या हुआ, अब जो डार्क फेज होता है वो कहाँ पे होता है, डार्क फेज जो होता है जो स्ट्रोमा, यानी ये जो लिक्विड इसके अंदर जो मैट्रिक्स भरा हुआ है, ठीक है ना, इसमें होता है आपका, मैट्रिक्स के अंदर में होता है, जिस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं, ठीक है ना। इसमें होता है जाकर के। होता कैसे है कि जो दो चीज़ जो इसके अंदर में हमें रिजल्ट में मिल रही थी, एक तो ATP और दूसरी NADPH, ठीक है ना। ये दोनों के दोनों क्या करते हैं, जैसे हमें रिजल्ट मिल जाता है, ये दोनों के दोनों थैलाकॉइड के अंदर से बाहर आ जाते हैं, जंप करते हैं, उसके अंदर से बाहर आ जाते हैं और कहाँ गिरते हैं, आकर के स्ट्रोमा में आकर के गिरते हैं, ठीक है ना। तो स्ट्रोमा पे आ जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जो भी हमारा जो एंड प्रोडक्ट था लाइट रिएक्शन का, वो दो चीज़ें NADPH और ATP क्या होते हैं, वो बाहर आकर के स्ट्रोमा पे आकर के गिरते हैं थ्रू ग्रैना के थ्रू होते हुए वो स्ट्रोमा पे आ जाते हैं, ठीक है। नाउ स्ट्रोमा के पास में ऑलरेडी कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। यहाँ पे ऑलरेडी क्या प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, ठीक है। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, जो कि एटमॉस्फेयर से ऑलरेडी वो एब्जॉर्ब किए होते हैं, वो क्या होता है, ऑलरेडी कार्बन डाइऑक्साइड उनके पास प्रेजेंट है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, ATP और NADPH, ये तीनों मिलकर के क्या बनाते हैं, ग्लूकोज या शुगर, या फिर आप कह सकते हैं फूड में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज योर डार्क रिएक्शन। इसे हम क्या कहते हैं, डार्क रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि इसमें कहीं भी लाइट का कोई यूज़ नहीं हुआ, इसलिए हम इसे डार्क रिएक्शन कहते हैं। ऐसा नहीं कि अंधेरे में होता है या नाइट के समय होता है, या आपके डे में ही होता है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। द डिफरेंस इज दैट कि इसमें लाइट का यूज़ नहीं हो रहा, इसलिए हम इसको डार्क रिएक्शन कहते हैं, ठीक है ना। सो इसमें होता क्या है, बेसिकली हमें दो चीज़ें लाइट रिएक्शन से मिली थी, वो था हमारा NADPH और ATP। ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, ग्रैना के अंदर से या थैलाकॉइड्स के अंदर से बाहर निकल जाते हैं, स्ट्रोमा में आ जाते हैं। स्ट्रोमा में ऑलरेडी कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, ये दोनों कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिल करके रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, ग्लूकोज दे देते हैं, ठीक है। तो हमें क्या मिलता है, ग्लूकोज हमें मिल जाता है। और जो ग्लूकोज होता है वो आपका क्या होता है, शुगर होता है, या फिर आप कह सकते हैं प्लांट का फूड होता है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज योर डार्क रिएक्शन। क्लियर। अच्छा, डार्क रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन बिकॉज इट डजंट नीड लाइट, उसको लाइट की जरूरत नहीं, इसलिए लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन कहलाती है। लाइट फेज था वो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन था, ठीक है। दिस रिएक्शन वॉज डिस्कवर्ड बाई मेल्विन, कैल्विन एंड एंडी बेंसन। इसको डिस्कवर किसने किया था, मेल्विन कैल्विन ने एंड एंडी बेंसन ने। देयरफॉर दिस फेज इज ऑल्सो कॉल्ड एज कैल्विन बेंसन साइकिल, इसीलिए इस फेज को हम कैल्विन बेंसन साइकिल भी कहते हैं, ठीक है। आई होप मैकेनिज्म आपको क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइट फेज एंड डार्क फेज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर, प्लीज रीड इट केयरफुली, अच्छे से पढ़िएगा इसको। सो नेक्स्ट इज पॉलीमराइजेशन। अब ग्लूकोज आपका फॉर्म्ड हो गया है, ठीक है। तो ग्लूकोज फॉर्म ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज सॉल्युबल इन वाटर। जो भी ग्लूकोज फॉर्म्ड हो, जो फूड बन रहा है वो क्या होता है, वाटर में सॉल्युबल होता है। अब वाटर तो ऑलरेडी प्रेजेंट ही है पूरे प्लांट में, क्योंकि वो एब्जॉर्ब कर ही रहा है रूट से, ठीक है ना, रूट के थ्रू। तो क्या होता है, वो
ग्लूकोज होता है वो सॉल्युबल में वाटर में सॉल्युबल होता है, तो इट्स सिंथेसिस इन द लीफ सेल इज़ वेरी रैपिड। अब जब वो क्या फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ग्लूकोज जो होता है वो बहुत जल्दी जल्दी बनता है, ठीक है ना। इट कैन नॉट बी ट्रांसपोर्टेड टू अदर सेल्स विद द सेम रैपिड। जितनी तेज़ी से ग्लूकोज बन रहा है लीफ में, यानी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से जितनी तेज़ी से फूड और ग्लूकोज बन रहा है उतनी तेज़ी से वो पूरे प्लांट में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाता है। Therefore, several glucose molecules are joined together to produce a molecule of starch. इसीलिए क्या होता है अक्सर मतलब प्लांट में ये सारे के सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स एक साथ जॉइंट हो जाते हैं, क्योंकि सब जगह जा नहीं पा रहे हैं तो ऐसा क्या करते हैं एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, जॉइंट हो जाते हैं एक दूसरे के साथ में और एक स्टार्च का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज पॉलीमराइजेशन। इसे हम क्या कहते हैं? पॉलीमराइजेशन कहते हैं। तो पॉलीमराइजेशन क्या होता है? द कलेक्शन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स या फिर द क्लस्टर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स या फिर आप कह सकते हैं जॉइनिंग ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स एंड मेकिंग द स्ट्रक्चर मेकिंग द मॉलिक्यूल ऑफ स्टार्च इज कॉल्ड एज पॉलीमराइजेशन। ठीक है, होता क्यों है? ग्लूकोज जो होता है वो फोटोसिंथेसिस में हमें पता है कि हमने देखा लाइट रिएक्शन से और डार्क रिएक्शन से कि हमें ग्लूकोज मिल गया। वाटर से क्या होता है? वो सॉल्युबल होने लगता है, इसलिए वाटर जो होता है उसको मतलब वाटर से ही पूरी बॉडी ही उसको पूरे बॉडी में ट्रांसफ़र करेगा सेल टू सेल, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा सॉल्युबल होता है और जिस तेज़ी से वो लीफ में बन रहा है, जिस तेज़ी से फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से वो ग्लूकोज बन रहा है उतनी तेज़ी से पूरी बॉडी में सर्कुलेट नहीं हो पाता है, ठीक है। बनता बहुत ज़्यादा जाता है, सर्कुलेट धीमा धीमा हो रहा है, तो वो सब इकट्ठा होने लगते हैं। जैसे इकट्ठा होने लगते हैं ना तो वो सब एक दूसरे के साथ में जॉइंट हो जाते हैं, क्योंकि ये सब चीनी ग्लूकोज क्या होता है? स्वीट होता है, ठीक है। तो एक दूसरे के साथ में क्या बाइंड होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और बाइंड होने के बाद में वो स्टार्च का स्ट्रक्चर ले लेते हैं, स्टार्च फॉर्म कर देते हैं, ठीक है। एंड दिस और इस प्रोसेस को हम पॉलीमराइजेशन कहते हैं। ओके, दिस क्लियर टू यू? द नेक्स्ट वन इज फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करते हैं? पहला होता है आपका लाइट। लाइट कैसे इफेक्ट करता है फोटोसिंथेसिस को? लाइट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर विच अफेक्ट्स फोटोसिंथेसिस। कैसे? क्योंकि लाइट में क्या होता है कि आपका लाइट अगर नहीं रहेगी तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लाइट को ही यानी जो लाइट से सोलर एनर्जी मिल रही है उसी को ही तो ही हम लोग कन्वर्ट करते हैं ना। उसी कारण में क्लोरोफिल क्या होते हैं आपके? एक्टिव होते हैं, ठीक है। लाइट एनर्जी जैसे ही पड़ती है, आपकी लाइट जैसे ही पड़ती है क्लोरोफिल पर, क्लोरोफिल एक्टिव हो जाते हैं। एक्टिव होने के बाद में वो क्या करते हैं? वो ब्रेकिंग करते हैं वाटर के मॉलिक्यूल को एंड देन आगे रिएक्शन स्टार्ट होता है। तो अगर जब लाइट ही नहीं रहेगी तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट फैक्टर क्या होता है? टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर अगर बहुत ज़्यादा कम रहेगा, हीट कम रहेगी तो लाइट का जो इफेक्ट होगा वो उतना अच्छे से फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में नहीं होगा, इसलिए फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो पाएगा, ठीक है। द थर्ड फैक्टर इज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के हेल्प से ही अगर वो जब हम लोग स्टोमा में जैसे ही NADPH और ATP आता है तो उस समय कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर के ही वो ग्लूकोज बनाते हैं। अगर वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता तो NADPH और ATP जो होते हैं वो ग्लूकोज में नहीं कन्वर्ट हो सकते थे, ठीक है। सो कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। देन वाटर कंटेंट, यानी वाटर कंटेंट जो होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वाटर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि वाटर ही ब्रेक करके आपको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है ना। हाइड्रोजन जो होता है वो यूज़ हो जा रहा है, अभी हमें हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल नहीं मिलेंगे तो हमारा जो NADP है वो रिड्यूस नहीं होगा NADPH में, और NADPH जो है वो कन्वर्ट नहीं होगा ग्लूकोज में। सो वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर फोटोसिंथेसिस। ओके, क्लियर? I hope this is clear to you, right? The next is कार्बन साइकिल। कार्बन साइकिल जो होता है कि एक्चुअली आपके जो एटमॉस्फेयर में कार्बन जो होता है वो एज अ गैस प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है आपके एटमॉस्फेयर में एज अ गैस प्रेजेंट होती है। जैसे बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट होती हैं वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड ही प्रेजेंट होती है। इसका जो अमाउंट होता है एटमॉस्फेयर में वो होता है नियर अबाउट 0.03%। कितना होता है? 0.03% प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? सबसे पहले प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। कैसे? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उसको क्या करते हैं? प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। अब ये प्लांट्स क्या होते हैं?
या तो सड़ गल जाते हैं, यानी बहुत दिनों तक ज़िंदा रहने के बाद में वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं, गलने लगते हैं, सड़ने लगते हैं, सूखने लगते हैं, तो क्या हो जाता है, उनकी डेथ हो जाती है और वो डिके मटेरियल बन जाते हैं, ठीक है ना। तो ये डिकेइंग मटेरियल को क्या करता है, जो डिकम्पोजर्स होते हैं उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके सॉइल में मिक्स कर देता है, ठीक है। आफ्टर दैट यही इसी से क्या बनता है हमारा फॉसिलाइजेशंस, फॉसिल और फ्यूल्स बनते हैं। इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से क्या बनते हैं हमारे फॉसिल और फ्यूल्स बनते हैं। ये फॉसिल ऑफ फ्यूल्स बनते हैं। ये फॉसिल ऑफ फ्यूल्स जो होते हैं जिनको जो कि जलाने में, लकड़ियों को जलाने में काम आते हैं, यानी कंबशन होता है, बर्निंग होती है। बर्निंग से क्या होता है, आपका ब्लैक कलर का धुआं निकलता है। वो ब्लैक कलर का धुआं क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वापस एटमॉस्फेयर में जाके मिल गया। तो ये पूरी एक साइकिल है कि एटमॉस्फेयर से स्टार्ट हुआ और वापस सॉरी एटमॉस्फेयर में जाकर के मिल गया, ठीक है। सेकेंड साइकिल अगर हम देखते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड से एटमॉस्फेयर से मिला, फोटोसिंथेसिस से प्लांट तक गया। प्लांट को अगर आप काट दीजिए, उसका ट्री पार्ट, बार्क पार्ट ले लीजिए, तो क्या होता है वो ये जो आपका लकड़ी है, इस लकड़ी को आप जब जलाएंगे तो जलाने के बाद में उसमें से धुआं निकलता है ब्लैक कलर का, एंड दैट ब्लैक कलर का जो धुआं होता है वो क्या होता है, कार्बन होता है। वो कार्बन क्या हो जाता है, वापस एटमॉस्फेयर में जाकर के मिल जाता है। दिस इज द सेकेंड साइकिल ऑफ कार्बन। अगर हम थर्ड साइकिल की बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से हमने लिया, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से प्लांट्स ने लिया। प्लांट्स के ऊपर में आपके एनिमल्स डिपेंड होते हैं, ठीक है ना। प्लांट्स के ऊपर में क्या, प्लांट्स ने लिया, प्लांट्स के ऊपर में आपके एनिमल्स डिपेंड होते हैं। एनिमल्स ने प्लांट को खाया, तो क्या हुआ, कार्बन जो यहाँ से प्लांट में आया था वो आपका कहाँ ट्रांसफ़र हुआ, एनिमल में ट्रांसफ़र हुआ। जब ये मरेगा, यानी जब ये इसकी डेथ हो जाती है, व्हेन दे डाइज, या फिर रेस्पिरेशन के प्रोसेस से अगर ये मतलब इनकी डेथ भी होती है, तो ये क्या करते हैं, ये फॉसिल और ये आपके क्या होता है, डेड डिकेइंग मटेरियल्स उसको खाते हैं। डेड डिकेइंग मटेरियल्स फॉसिल फ्यूल्स बनाते हैं, देन वो बर्निंग के काम आते हैं, फिर से एटमॉस्फेयर में मिल जाता है कार्बन। अगर ये रेस्पिरेशन करते हैं, एनिमल्स आपके रेस्पिरेशन करते हैं, रेस्पिरेशन की हेल्प से क्या होता है, एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, या फिर आपके ह्यूमन बींग्स हो गए, इसके रेस्पिरेशन की हेल्प से क्या होता है, ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जैसे बाहर आता है वो वापस एटमॉस्फेयर में मिल जाता है। तो एटमॉस्फेयर से ही स्टार्ट होकर के वापस एटमॉस्फेयर पे ही मिलने के प्रोसेस को हम कहते हैं कार्बन साइकिल। ये आपके कई तरीके की साइकिल्स होती हैं। एटमॉस्फेयर से प्लांट्स में जाता है, प्लांट्स में से लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जाता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से रेस्पिरेशन के प्रोसेस से वो क्या होते हैं, वापस एटमॉस्फेयर में मिल जाता है, ठीक है। फिर से आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स में जाता है, प्लांट से डेड डिकेइंग मटेरियल्स जो होते हैं उसके वो डिकम्पोज होते हैं, डिकम्पोज होने के बाद में उसमें फॉसिलाइजेशन होता है, फॉसिल्स बनते हैं, उनको जलाया जाता है, फिर वापस वो एटमॉस्फेयर में मिल जाते हैं, ठीक है ना। सो दिस साइकिल्स गोज ऑन, ये आपकी कार्बन साइकिल जो होती है वो हमेशा चलती रहती है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज कार्बन साइकिल। होप दिस इज क्लियर टू यू एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कार्बन साइकिल भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर में, तो इसको अच्छे से पढ़िएगा। ओके, जनरली क्वेश्चंस जो होते हैं काफ़ी इसमें से पूछे जाते हैं। द नेक्स्ट वन इज एक्सपेरिमेंट्स ऑन फोटोसिंथेसिस। दिस इज द लास्ट स्लाइड ऑफ द चैप्टर। ये क्या है कि एक्सपेरिमेंट्स आपके बुक में कई सारे दिए हुए हैं। एक एक्सपेरिमेंट को मैं आपको समझा दे रही हूँ किस तरीके से आपका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। बाकी एक्सपेरिमेंट्स आप बुक से पढ़ लेंगे। प्रोसीजर थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, पर द रिज़ल्ट यही है कि हमें कार्बन डाइऑक्साइड किस तरीके से मिल रहा है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि आप एक बीकर ले रहे हैं, बीकर में आपने पानी फिल्ड किया हुआ है, ठीक है ना। बीकर में आपने क्या किया है, पानी पूरा फिल किया हुआ है। पानी में आपको कुछ वाटर का प्लांट लेना है जिसे हम हाइड्रीला कहते हैं। आपको जो नीचे ग्रीन कलर का प्लांट दिख रहा है दैट इज़ कॉल्ड एज हाइड्रीला, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं कि वो हाइड्रीला है, ठीक है। हाइड्रीला में क्या होता है कि क्योंकि ये बहुत देर तक लिविंग रह सकता है, बहुत देर तक ये सूखता नहीं है, इसलिए हम हाइड्रीला प्लांट को चूज़ करते हैं, इसलिए कोई और प्लांट नहीं ले रहे हैं। तो हमने कुछ हाइड्रीला प्लांट्स के स्टेम्स ले लिए हैं, उसको हमने एक फनल में डिग कर दिया है, घुसा दिया है, ठीक है ना। और उस फनल को हमने क्या किया है, इन्वर्ट करके, उल्टा करके पानी के अंदर, बीकर में जो पानी लिया उसके अंदर में रख दिया है। अब फनल के जो नीचे जो टेल पार्ट है उसमें हमने क्या किया, उसमें एक टेस्ट ट्यूब ली है, टेस्ट ट्यूब को पानी से फिल्ड किया है और उस टेस्ट ट्यूब को हमने उलट करके उस फनल पे डाल दिया है। ध्यान से करेंगे क्योंकि टेस्ट ट्यूब का पानी वापस पूरा गिरना नहीं चाहिए, टेस्ट ट्यूब खाली नहीं होनी चाहिए,
और टेस्ट ट्यूब पूरी आपकी भरी हुई होनी चाहिए, पानी उसमें से बिल्कुल भी नहीं गिरना चाहिए। तो यहाँ पे आपका एक लिमिटेशन होता है कि आपका टेस्ट ट्यूब जो होगा उसमें से पानी बाहर नहीं निकलना चाहिए, आपको बहुत ध्यान से उसको इंट्रोड्यूस कराना है, ठीक है ना। देन आफ्टर उसके बाद फिर हम उसको इस पूरे एपरेटस को हम लाइट में रख देते हैं, ठीक है ना। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि जैसे ही हमने लाइट पे हम रखने के बाद में उसमें से देखते हैं कि जैसे आप दूसरे दिन देख सकते हैं तो उसमें से क्या छोटे छोटे बबल्स बाहर आ रहे होते हैं, ठीक है ना। उस हाइड्रिला प्लांट्स में से होते हुए टेस्ट ट्यूब से होते हुए बबल्स जो होते हैं वो टेस्ट ट्यूब में आपको वाटर में ऊपर छोटे छोटे बबल्स देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। इससे क्या होता है कि ये प्रूफ कर रहा है कि आपका फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो ऑक्सीजन गैस है वो लिबरेट होती है प्लांट्स में से, ठीक है। प्लांट्स में से क्या होती है, लिबरेट होती है ऑक्सीजन गैस। अब हम इसको चेक कैसे करेंगे, अगर हम कोई मैच स्टिक लेकर के जाते हैं और जो जहाँ पे जो गैस कलेक्ट हुई है उस गैस पे कोई मैच स्टिक लगाते हैं तो मैच स्टिक आपकी बिल्कुल ग्लो करेगी, ठीक है ना, जलना स्टार्ट कर जाएगी। तो ये आपको प्रूफ करता है कि आपका जो ये पर्टिकुलर गैस है वो क्या है, ऑक्सीजन गैस होती है, ठीक है। तो प्रोसीजर सिर्फ इतना ही है कि आप हाइड्रिला प्लांट ले लीजिए बीकर में, उस प्लांट को आपने फनल के अंदर में डाल दिया है, उसके ऊपर फनल के ऊपर टेस्ट ट्यूब लगा दी, टेस्ट ट्यूब वाटर से भरी होनी चाहिए। और कुछ घंटों के बाद में आप जो ऑब्जर्वेशन करते हैं वो आपके कुछ बबल्स होते हैं जो प्लांट में से निकल रहे होते हैं और ये ऊपर की तरफ में कलेक्ट होने लगते हैं टेस्ट ट्यूब में, ठीक है ना। एज अ रिज़ल्ट क्या होता है कि जो लेवल होता है वो वाटर का जो लेवल होता है, जो टेस्ट ट्यूब में वाटर का लेवल है वो नीचे होने लगता है क्योंकि उसमें गैस भरने लगती है, ठीक है। और ये गैस जो होती है वो ऑक्सीजन की होती है। ये हम प्रूफ कैसे कर सकते हैं कि ऑक्सीजन की ही गैस है, कि हम वहाँ पे कुछ भी मैच स्टिक या फिर आपकी जो अगरबत्ती सेंटेड स्टिक होती है वो आप उसको लेकर के जाइए। तो अगर सेंटेड स्टिक है उसको आप जला करके लेके जाइए, अगर वो स्पार्क कर रही है तो यानी आपका ऑक्सीजन है, और मैच स्टिक अगर आपकी जल जा रही है, ग्लो कर जा रही है, तो यानी वो आपका क्या है, ऑक्सीजन ही है, ठीक है ना। तो दिस इज़ द एक्सपेरिमेंट टू प्रूव फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ऑक्सीजन गैस क्या होती है, आपकी लिबरेट होती है, ओके। सो सर्टन और एग्जांपल्स और आपके एक्सपेरिमेंट्स और एक्टिविटीज़ आपके बुक में दी हुई हैं, प्लीज़ गो थ्रू दोज एक्टिविटीज़। आप उन एक्टिविटीज़ को अच्छे से पढ़ लीजिए, दे आर वेरी सिंपल। जितना मैंने अभी तक आपको समझाया चैप्टर्स में वही सब सारे एक्टिविटीज़ हैं, लीफ लेकर के और भी है। दिस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, ये आपकी सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी थी हाइड्रिला प्लांट वाली, इसलिए मैंने इसको अलग से आपको समझा दिया है। बाकी यू ऑल कैन रीड विद योर सेल्फ, बहुत ईजी है। एंड हियर द चैप्टर एंड्स, यहाँ पे आपका फोटोसिंथेसिस का चैप्टर ख़त्म हो गया है। होप दिस इज़ क्लियर टू यू, पूरा चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ना नेक्स्ट वीडियो हम सर्कुलेटरी सिस्टम की लेकर के आएंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम हम पढ़ेंगे किस तरीके से बॉडी में सर्कुलेशन होता है ब्लड का, ओके। टिल नाउ दिस मच, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।